ये सोच रही है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन बने, और पूरी दुनिया में जो 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद आज तक एक समन्वय नहीं बन पाया विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को लेकर, नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट को लेकर लोगों के बीच में बहुत तरह की परेशानियां हैं। हमारे डेवलपिंग नेशंस का कहना है कि डेवलप्ड नेशंस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके आज काफी डेवलप हो गए, और जब हमारी बारी आ रही है तो तमाम तरह की बातें, चाहे वो कार्बन एमिशंस की बात हो, क्योटो प्रोटोकॉल को चेंज करने की बात हो, या कार्बन एमिशन को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो, तो ये तमाम बातों को लगा करके वो चाह रहे हैं कि हमारे विकास को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाए, रोका जाए। तो इन सब समस्याओं को ही लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं, और पर्यावरण आज के समय की एक बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम कैरियर की बात करेंगे पर्यावरण में, और पर्यावरण में बहुत सारे कैरियर हैं, सरकारी क्षेत्रों में भी, गैर सरकारी क्षेत्रों में भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी, और खास करके भारत सरकार की जो तमाम नीतियां बन रही हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, सड़क का प्रोजेक्ट देखते हैं या डैम का प्रोजेक्ट देखते हैं, या और तमाम भी प्रोजेक्ट, जो भी मास्टर प्लान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब तक हम उसका एक बेसिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर लेंगे, EIA नहीं कर लेंगे, और इस EIA को पर्यावरण विभाग, खास करके जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, अगर वो उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, उसको या उसको रेक्टिफिकेशन करना होगा तो वो रेक्टिफिकेशन करेगा, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं होएगा। तो आज के समय में हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्यावरण अधिकारी की जरूरत है, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या वाइल्ड लाइफ हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, या एनिमल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, या इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की बात करते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा कि हर एक विकास को रोकने के लिए हर एक जहाँ पे काम चलता है वहाँ पे पर्यावरण वाले लोग पहुँच करके रोक देते हैं। एक आम भावना होती है, आप भी सोचते हैं कि हर एक काम, ये विकास का काम हो रहा है, यहाँ पे आकर के पर्यावरण वाले लोग आकर के रोक देते हैं। रोकने का मतलब होता है आपको कुछ समय के लिए अच्छे माहौल दे दे, कुछ समय के लिए एयर कंडीशन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, आप लोग चलना बंद कर देते हो। खास करके अपनी आदतों में बहुत सुधार की जरूरत है। आज हमने जो अपनी आदतें बिगाड़ी हैं, उन आदतों के बिगड़ने की वजह से ही तमाम एक बड़ा बाजार बना हुआ है, और हर एक प्रोडक्ट को इस आधार पर बेचा जा रहा है कि ये पर्यावरण फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। लोग ठग रहे हैं। एक प्रोडक्ट अगर 25 रुपए का है तो उसको मार्केट ब्रांड लगा करके वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट करके लोग उसको 100 रुपए में और 50 रुपए में बेच रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये ग्रीन इकोनॉमिक्स है। ग्रीन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है। ग्रीन इकोनॉमिक्स है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जल संबंधी चीजों के लिए, और तमाम हाइजीन संबंधी चीजों के लिए एक समानांतर, एक ऐसी पर्यावरण संबंधी, एक ऐसी इक्वालिटी, एक ऐसा इन्वायरमेंटल एक कंट्रोल, एक ऐसा रेगुलेशन जहाँ पे हर एक आदमी, चाहे वो अमेरिका का हो, डेवलप्ड नेशन का हो, या डेवलपिंग नेशंस का हो, या अंडर डेवलप्ड नेशन का हो, सबको एक बराबर फायदा मिले। रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बराबर हो। कहीं पे ये ना हो कि एक समाज का एक वर्ग, बड़ा सा वर्ग छूट जाए कहीं ना कहीं उस नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए। आप अपने एक सामान्य चीज में देखते हो कि घर के अंदर ही हम लोग रहते हैं, लेकिन एक हमारा घर का एक शीशा टूट जाता है एक खिड़की का, तो हमें पूरे महीने भर की चिंता होती है कि वो कैसे हम खिड़की का शीशा लाएंगे। लेकिन सड़क पे चलते हो, गाड़ी में चलते हो, वो उसको हम तोड़ते हैं या उसका मिसयूज करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वो जो रिसोर्स है वो बिल्कुल आपका है, कोई सरकार का रिसोर्स नहीं है। ये जो जमीन के अंदर तमाम जो रिसोर्सेज हैं, कंट्रोल सरकार ये पड़ी है, लेकिन वो रिसोर्स आपका है, उसको भी देखो।
खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करें। अपने घर के चार दीवारी से निकल करके बाहर देखें तो लगेगा ये तमाम चीजें आपकी हैं और ये तमाम रिसोर्सेज आपके हैं, जिसको आप यूटिलाइज करके इस इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक डेवलप, एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रोस्पेरस नेशन बनने में। और पर्यावरण में खास करके अब तो ग्रेजुएशन से बहुत सारे कोर्सेज आ गए। पर्यावरण में ग्रेजुएशन में भी एनवायरमेंटल साइंस है और आपके नालंदा वगैरह स्टडीज के अंदर यहाँ पे मास्टर डिग्री की आर्ट साइड वालों के लड़कों के लिए भी और साइंस वालों लड़कों के लिए भी वो कॉस्मेटिक्स में वहाँ पे डिग्री उपलब्ध कराई जाती है। और आपके एम कॉलेज में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, वाटर एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट E&W डिपार्टमेंट करके, और बहुत अच्छा नाम भी है, वहाँ से अच्छे अच्छे लड़के निकल के भी गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने 2-3 साल पहले ही एनवायरमेंटल साइंस को मास्टर डिग्री में लॉन्च किया और ऐसे तो JNU वगैरह ऊपर से देती है डिग्री। फिर आप इंदिरा गांधी में जाएंगे तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी करके एक पेपर है, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसको आप लोगों को ये हम बोलने के लिए आए हैं कि पर्यावरण में एक अच्छा करियर है। और आज के समय में अगर लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छूटते हैं या कोशिश करते हैं कि एक अच्छी सिलाई हो, एक अच्छा सा नौकरी हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन एक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, एक अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो आप बीमार रहोगे और तमाम पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर के नहीं, अपने तमाम पारिवारिक चिंताओं से ग्रसित रहोगे और तमाम चीजों को ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं। एक साधारण सा उदाहरण बताते हैं कि हम लोग अपनी बत्ती को बंद नहीं करते, छोड़ देते हैं, पंखा चल रहा है चलने दो, सरकार की बिजली है, सरकार के रिसोर्सेज है, उससे हमको का लेना देना, हम तो महीना चुका देते हैं अपना महीना बिजली का। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर एक आदमी उस छोटे से चीज को, एक पानी जल को ही ले लो या बिजली को ही ले लो, छोटे से चीज को, आप भी पर्यावरणविद हैं, हर एक आदमी पर्यावरण के बारे में कोई जानकार नहीं होता, पढ़ लिखने वाले पर्यावरणविद नहीं होते। आप बहुगुणा साहब का नाम सुने होंगे, वो एक सामान्य आदमी है जिन्होंने एक चिपको आंदोलन शुरुआत करी थी और पेड़ कटता था तो वो चिपक जाते थे। उन्होंने ट्राइबल गढ़वाल में ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर के उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन को लेकर के उन्होंने पेड़ के पास खड़े हो जाते थे और जो काटता था बोलता था कि पहले हमें काटो, तो उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हुआ, बड़े प्रसिद्ध हुए बहुगुणा साहब उस आंदोलन के बाद। अभी हाल फिलहाल में अन्ना हजारे साहब का मूवमेंट था, उन्होंने भी, अन्ना हजारे साहब ने भी इस बात को पूरा ध्यान दिया कि जो रिसोर्स का बंटवारा होना चाहिए, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो गहरा संकट है और उस पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम पर्यावरण का प्रबंधन करें। और प्रबंधन तभी हो सकता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने प्राकृतिक स्रोतों को सही ढंग से मैनेज कर सकें, सही ढंग से उसका उपयोग कर सकें और उसके उपयोग में सरकार के द्वारा और साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इस बात को रेगुलेट करें कि उसका बंटवारा हर एक आदमी के बीच में बराबर तरीके से हो। ये ना कि कोई आदमी छूट जाए, कोई उसका उपयोग ना कर सके, हर एक आदमी को उपयोग करने की एक राइट्स होनी चाहिए। और संविधान के अंदर और कानून के अंदर बहुत सारे, भारत ने भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। भारत के पास भी एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट है, भारत के पास भी वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और हाल ही फिलहाल में आपको बताएं एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर खासकर के उज्जवल भाई ने उसका काफी वो जिक्र किया था अपने पेपर में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है और वो पर्यावरण के तमाम जो समस्याएं हैं, जैसे आपके घर के बगल में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट चला रहा है और इंडस्ट्रियल यूनिट से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, तो आप सीधे एक ग्रीन बोर्ड बनाया जा रहा है जो अभी दिल्ली में बन चुका है और चेन्नई और बेंगलोर और ऐसे जगहों में, पटना जैसे जगहों में बनना है। तो उसमें आप सीधे जा करके जो पॉल्यूशन फैला रहा है उसको पे करने के लिए हम कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं और उसके अंदर उसको हम लोग पॉल्यूटर्स पे बोलते हैं। जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं हवा को, कहीं
पानी को, तमाम चीजों को, जो पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उससे जाकर के उसे कंपनसेशन इस ग्राउंड पे मांग सकते हैं। तो आज के समय में जिस तरह से भारत सरकार की पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर के आई, और इससे पहले जो जयंती नटराजन के पहले जो हमारे जयराम रमेश साहब थे पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने खास करके पर्यावरण को बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचाया और दुनिया के अंदर खास करके भारत का नाम उन राष्ट्रों के अंदर जोड़ा जो जिनको लगता है कि हम पर्यावरण संबंधी चिंताओं से काफी वाकिफ है। बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे पर्यावरण में कि आखिर 1972 से 2011 तक पूरी दुनिया कर क्या रही है। ना कभी क्योटो प्रोटोकॉल का जो लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का होता है उसको रोक पाते, और ना ही हम लोग एक प्रॉपर एक कंसेंसस बना पाते हैं कि हाँ भाई हमें इन्हीं चीजों के ऊपर एक बराबर तरह का सारे लोग उसका पालन करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पिछले साल कानपुर में एक समिट किया था, कानपुर जलवायु समिट, कानपुर क्लाइमेट समिट। उसमें पहली बार कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं हुई, लेकिन पहला बार एक पूरे राष्ट्रों के बीच में एक 3-4 मुद्दों के ऊपर एक सहमति बनी। पहला मुद्दा था कि हम एक ग्लोबल क्लाइमेट फंड बनाएंगे, एक ग्लोबल ग्रीन फंड बनाएंगे। डेवलपिंग नेशंस का हमेशा ये आरोप लगा है कि हमें पैसा चाहिए, अगर चाहते हैं कि हम एक पर्यावरण को एक बराबर क्वालिटी में रख सकें, एक स्टैंडर्ड में रख सकें, तो हमें पैसा चाहिए। और वो देश जो बाहर में काम कर रहे हैं, जो विकसित हैं, वो कोई ऐसा फंड बनाए कि हमें वो पैसा पर्यावरण सुधारों के लिए वहां से दें और साथ में टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर करें। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए हमें इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, जो प्रदूषण को मेंटेन करने के लिए, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो। इसके ऊपर सहमति बनी कानून के अंदर। दूसरी सहमति बनी थी कि जंगल जिसके पास नहीं है और वहाँ पे कैसे हम फॉरेस्ट का एक्सपेंशन करें, कैसे नए नए पेड़ जगहों पे और जहाँ पे पेड़ नहीं लगाए जा सकते हैं वहाँ पे हम रिफॉरेस्टेशन करें और फॉरेस्टेशन का एक बड़ा सा प्रोग्राम चलाएं। कहीं